आपको एक बेसिक लेवल से तैयारी करवा रहे हैं और बेसिक लेवल से तैयारी कराने के साथ साथ हम आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज में हमने अभी तक क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी की समरी आप लोगों को पढ़ाई है और इसके साथ ही साथ क्लास 8 की एनसीईआरटी को भी हमने अभी तक स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम हिस्ट्री को पढ़ा चुके हैं और ज्योग्राफी को आज से स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ओके, इन सभी में हमने आपको चैप्टर की समरी को बताया है और आज से हम एक और नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे हम आज आपको लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। ओके, तो जब इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है और इसी प्रकार से हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी चैप्टर्स के हम वीडियो लाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो या तो अभी तक यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होगी। ओके, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरे के पूरे चैप्टर को फिर से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला चैप्टर, इसका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे इसके पहले आप एक काम कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जो जो क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इसके ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पर, गेहूं, जौ, गेहूं और जौ दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है, ये यहाँ पर सी लिख गया है और ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर अपना आंसर देते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप लोगों ने क्लास 6 की जो हमने समरी पढ़ाई थी उसको अच्छे से पढ़ा है और समझा है। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, अर्थात गेहूं और जौ दोनों। अब इस बात की थोड़ी सी आप पुष्टि कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके लिए दिया जा रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था जो कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व उपजाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं तो इन बातों को समझिएगा। अब जो ये फसलें हैं इनको उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ अर्थात बलूचिस्तान, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया जा रहा है कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये संत कबीर नगर के लाहुरा देव में पाए गए हैं। ठीक है, यह साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, तो इसका जो आखिरी पॉइंट दिया रहा है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, तो इसमें दिया है कि गारो तथा मध्य भारत की जो मध्य भारत के बिंद पहाड़ी क्षेत्र हैं ये अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ऑप्शन बी है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको आज के इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, अर्थात सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात है, सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, अब ये जो नगर हैं इन्हीं नगर में जो विकसित सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की जो सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसकी थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं। तो जो गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था ये आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे की सभ्यताएं हैं ये पहले विकसित हुई थी। ठीक है, कितने पहले, तो सिंधु नगर की जो सिंधु नदियों की जो किनारे की सभ्यताएं हैं ये आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी और गंगा नदी के किनारे वाली ये 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इस बात को याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि अवंती, बी है बाजी, इसके बाद में ऑप्शन सी है काशी या फिर डी मगध। तो इसका आपसे जल्दी से हमको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग प्रयास करा करें कि हमसे पहले आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, तो चलिएगा अब इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी सी पुष्टि कर देते हैं। इसकी दिया जा रहा है कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, ये मगध कहलाता था। ठीक है, अब जो मगध है ये जो मगर प्राचीन काल का जो पहला, ठीक है, ये बहुत ही सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ पर मगध है, ठीक है, मगर लिख गया ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मगध है। ठीक है, मगध प्राचीन काल का सबसे पहला जो तो बड़ा राज्य था। इसके शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट इसी में दिया है कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये ईपू अर्थात ईसा पूर्व से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस शताब्दी में हुआ था। अब जो मगध साम्राज्य है इसका वास्तविक जो संस्थापक थे उनका नाम है बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व
के थे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। दिया जा रहा है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो इसके दो कथन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जल्दी से इसको पढ़ के हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र है, भूमि प्रदेश है, उसको इंडिया कहा था, ठीक है। ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए कुछ कूट दिए जा रहे हैं यहाँ पर हैं, तो इन कूट के माध्यम से आप बताइएगा केवल ऑप्शन ए सही है या फिर केवल ऑप्शन बी सही, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आइए अब हम बताते हैं इसका आंसर सही कौन सा है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्थात ये दोनों ही आंसर जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं 1 और 2, ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या के रूप में दिया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानी थे और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। ये सिंधु को क्या कहते थे, या तो हिंदोस कहा करते थे या फिर इंदोस कहा करते थे, ठीक है। और उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है, इसको इंडिया कहा था, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और दिया जा रहा है कि जो भारत नाम है, इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये भारत नहीं भरत नाम है, ठीक है, यहाँ पर भारत नहीं भरत नाम है, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर मैं भारत कह गया था, भरत नाम है, ठीक है। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो कि लगभग आज से 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा, जो कि भारत पड़ गया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बात को समझिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, जो गलत है उसको आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, या फिर ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकलता है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, मेनू का अर्थ होता है हाथ। ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालय हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, इसका चयन आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो अब हम चलिए आंसर देते हैं, यानी नहीं तो काफी टाइम हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है गलत है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में दिया जा रहा है कि कथन ए बी सी तीनों सही हैं, ठीक है। जो कथन ए बी सी ये 3 दिए गए हैं, ए बी और सी, जो पांडुलिपियां हैं ये एक प्रकार की पुस्तकें हुआ करती थी जिन पर हाथ से लिखा जाया करता था, ठीक है। और ये इनको अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है तो आप समझते हैं लिखना, और जो मेन्यू है इसका मतलब हाथ है, अर्थात हाथ से लिखने वाली, ठीक है, पुस्तक, इसको कहा जाता था। इसके बाद में ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन जो डी है ये गलत है। अब इसकी पुष्टि कर लीजिएगा, क्योंकि जो पांडुलिपियां हैं ये मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्राप्त हुई हैं आज में, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ के खोजकर्ता उन्होंने प्राप्त की हैं। साथ ही जो पांडुलिपियां हैं ये विभिन्न प्राचीन भाषाओं में भी प्राप्त हुई हैं, इनमें संस्कृत, यकृत और तमिल भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद में आइए हम बात करते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी दिया जा रहा है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख करके पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, ठीक है, अभिलेख कहलाते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको आप कुछ कूट के माध्यम से सही बता सकते हैं, अर्थात केवल ऑप्शन ए सही है, या फिर केवल ऑप्शन बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी सी डी, तो बताइएगा। चलिए आइए अब हम बताते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है।
इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अर्थात ये जो कभी-कभी क्या होता था, जो शासक हुआ करते थे वो अपने आदेशों को जनता तक पहुँचाने के लिए, अपने नियमों को जनता तक पहुँचाने के लिए कुछ किसी कठोर धातु पर अपने नियमों जो नियम है उनको लिखवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे और फिर उसे जनता के सामने रख देते थे, जिससे कि जनता उसे पढ़ सके और उसका पालन कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी गई, उसको देख लेते हैं। व्याख्या दी जा रही है कि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाएँ, जैसे किए जाते हैं, वे अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है? अभिलेखों में राजा-रानियाँ अब व अन्य लोगों के आदेश अर्थात कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था, ठीक है? तो आइए देखते हैं हमारा आज का 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन दिया दिया जा रहा है कि अशोक कामदार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन पांडुलिपियों में लिखा गया था? ठीक है? अशोक का कामधार से एक प्राप्त अभिलेख है, जो कि किन जो तो लिपियों में लिखा गया था वो पूछ रहा है, ठीक है? इसका ऑप्शन ए दिया जा रहा है कि अरामाइक और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि यूनानी और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी इसके बाद में यहाँ पर डी होगा, फिर से सी लिख गया, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि यूनानी व अरामाइक, ठीक है? तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि हमको हमारे आंसर देने से पहले आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, आइए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है? तो इसके लिए दिया जा रहा है कि अशोक का जो कांधार से अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है? इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी तथा अरामाइक नाम की 2 विभिन्न लिपियाँ थीं, इन्हीं भाषाओं में इसको लिखा गया था, ठीक है? यूनानी और अरामाइक लिपि। यहाँ पर पहले ये 2 लिपियाँ चला करती थीं, इनका प्रयोग होता था, तो इन्हीं लिपियों में इसको लिखा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन जो 8 है, इसमें हमको कुछ कथन दिए गए हैं। इनके माध्यम से हमको पता लगाना है कि ये कथन सही है या नहीं। इसमें हमको ईसा जो पूर्व है या फिर ईसा इसके विषय में जानकारी मिलेगी। तो कथन ए दिया जा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व अर्थात ईपू अर्थात ईसवी ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है? अब इसका कारण दिया जा रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये कथन जो है, इसका ये जो कारण दिया जा रहा है, ये सही है या फिर नहीं है? नीचे कूट दिया जा रहा है, इनके माध्यम से आप उत्तर को दीजिएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है? इसके बाद में ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात ये कथन सही है लेकिन इसका कारण ये नहीं है, या फिर ये कथन सही है इसका कारण ये है। क्या है इसका आंसर? इसके बाद में ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ये सही है, फिर यह भी गलत है। इसके अंदर ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि ए गलत है और जो आर है ये सही है, ठीक है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। चलिए, अब हम आपको इसका आंसर देते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अर्थात ये जो कथन दिया गया ये भी सही है, इसका जो कारण दिया गया ये भी सही है। अब इसको थोड़ा-सा हम डीपली आपको बताते हैं, कवर करते हैं। देखिएगा, जो विकल्प ए दिया गया है बिल्कुल सही है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि के वर्ष के गणना की जाती है। अर्थात ज जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से वर्ष की गणना की जाती है। जैसे कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब की जो तारीख थी वो थी 1-1-1। इसके बाद में जैसे ही वो 20 साल की हो गई तो फिर क्या होने लगा, जब ये 20 साल की हुई तो 20 और इसके बाद में 1 20 अर्थात तब 20 आ गया था, जैसे वो 2000 साल की हो गई तो यहाँ पर 2000 आ गया। आज ईसा मसीह के जन्म का कितना समय हो चुका है? तो आज हो चुका है पूरे 2020 साल, ठीक है? तो इसीलिए आ चुका है 2020, ठीक है? अब इसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ईपू को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी के नाम से जाना जाता है। आप लोग कहीं देखते होंगे बीसी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईपू ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है? इसके बाद में अगला पॉइंट दिया रहा है कि हिंदी में वर्तमान की तिथि प्रयोग में ई का चलन है, ठीक है? अर्थात आज हम लोग जो हिंदी में वर्तमान तिथि का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ईसवी लिख देते हैं कहीं-कहीं जगह पर, ठीक है? यहाँ पर ई लिखा होता है, ठीक है? आप लोग देखते होंगे कि इतनी ईसवी लिखा है, 1950 ईसवी लोग बोलते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसका चलन है। अंग्रेजी में यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं एडी अर्थात एनो डोमेन, ठीक है? इसको अंग्रेजी में एनो डोमेन कहा जाता है, ठीक है? अंग्रेजी में इसका प्रयोग एडी के रूप में किया जाता है। इसके बाद में बीसीई का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट एरा। एरा तथा सीई का अर्थ है कॉमन एरा, ठीक है? देखिएगा, जो बीसीई है
इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट एरा, कॉमन एरा, ठीक है, क्राइस्ट नहीं कॉमन एरा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं क्राइस्ट बोल रहा कॉमन एरा है। और जो इसके बाद में सीई है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कॉमन एरा, ठीक है। और इसके बाद में अगला पॉइंट दिया रहा है कि बीपी का प्रयोग जो तो बिफोर क्राइस्ट के लिए किया जाता है, तो इसका भी आप जान गए होंगे कि जो बी है और इसके अंदर पी है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर क्राइस्ट के लिए, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट के लिए। क्राइस्ट ने बिफोर प्रेजेंट, यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, क्राइस्ट ने प्रेजेंट है, ठीक है, तो बिफोर प्रेजेंट है। आज के इस चैप्टर में पूरे 8 क्वेश्चन थे, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। इन 8 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है। अब इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले चैप्टर में उसको कवर कर दूंगा। ओके, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध एक ही रहता है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और वो अपनी तैयारी को कर सकें फ्री में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो